नवंबर दोस्तों, आज 22 नवंबर है और आइए इस सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जीसेट N2 के बारे में। जीसेट N2 के बारे में जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। तो एलन मस्क की स्वामित्व वाली स्पेस एक्स कंपनी, तो स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? तो एलन मस्क की है। एलन मस्क की स्वामित्व वाली स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट फॉल्कन 9 ने 19 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संचार उपग्रह जीसेट N2 को प्रक्षेपित किया। तो इसरो के संचार उपग्रह जीसेट N2 को किसने प्रक्षेपित किया? तो स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट फॉल्कन 9 ने। कहां से प्रक्षेपित किया? तो फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड के अनुसार यह संचार उपग्रह पूरे भारत में ब्रॉडबैंड सेवाओं और उड़ानों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। मतलब जीसेट N2 क्या करेगा? तो पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं और उड़ानों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। जीसेट N2 जिसे फॉल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया। फॉल्कन 9 जो है वो रॉकेट है स्पेसएक्स कंपनी का, जिसका स्वामित्व एलन मस्क के पास है। अब इसरो तो दूसरे देशों के जो उपग्रह हैं जो उनको वो लॉन्च करता है, तो फिर उसको आवश्यकता क्या पड़ा कि अपना उपग्रह को स्पेसएक्स से लॉन्च कराए। तो इस बारे में जान लेते हैं। चूंकि इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है, जो इसरो की वर्तमान प्रक्षेपण क्षमताओं से अधिक है। इसरो की वर्तमान प्रक्षेपण क्षमताओं से कहीं अधिक है, इसलिए इसरो को विदेशी प्रक्षेपण यान की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि ये उपग्रह का वजन अधिक है। उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है, जो इसरो की वर्तमान प्रक्षेपण क्षमताओं से अधिक है, इसलिए इसरो को विदेशी प्रक्षेपण यान की मदद लेनी पड़ी। और यह पहला मौका है जब इसरो द्वारा निर्मित कोई सैटेलाइट स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बारे में विशेष क्या है, क्योंकि ये पहला मौका है जब इसरो द्वारा निर्मित कोई सैटेलाइट स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया। ऐतिहासिक रूप से भारत भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रांसीसी एरियन स्पेस रॉकेट पर निर्भर है। मतलब ऐतिहासिक रूप से भारत ज्यादातर फ्रांस के एरियन स्पेस रॉकेट से अपने भारी सैटेलाइट को लॉन्च करता आ रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब इसरो ने स्पेसएक्स के किसी रॉकेट का सहारा लिया है अपने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। फाल्कन 9 का सहारा लिया है। अब जीसेट N2 के बारे में एक और बात जान लेते हैं कि जीसेट N2 को जीसेट 20 या CMS-03 के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तीन बातें हम लोग जाना कि ये भारी होने के कारण इसका प्रक्षेपण स्पेसएक्स से कराया गया। ये पहला मौका जब स्पेसएक्स के किसी रॉकेट ने इसरो के उपग्रह को लॉन्च किया। और तीसरा जीसेट N2 को जीसेट N20 और CMS-03 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेप 4 के बारे में, जो दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किया गया है। तो क्वेश्चन है दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेप 4 लागू किया गया है। ग्रेप 4 लागू किया गया है। ग्रेप 4 का फुल फॉर्म है, या ग्रेप 4 का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। ग्रेप का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप। और ग्रेप 4 लागू किया गया है। तो ग्रेप 1, 2, 3, 4 कैसे लागू किया जाता है, इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले ग्रेप के बारे में बात कर लेते हैं, दिल्ली में प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 18 नवंबर को दिल्ली का कुल 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 484 था, जो 450 से ऊपर था, जिसके पश्चात दिल्ली में ग्रेप 4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 लागू कर दिया गया। ग्रेप 4 लागू हो जाने के बाद दिल्ली में पंजीकृत BS4 या उससे पुराने डीजल माध्यम तथा भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। रुका नहीं, निलंबित कर दिया गया।
तो सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है जब AQI 484 या 450 से ऊपर गया और ग्रैप 4 लागू हुआ तो। अब ग्रैप है क्या? तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है। तो ये क्या है? ग्रैप एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है जो दिल्ली और NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता खराब होने पर लागू होती है। ग्रैप को 4 चरणों में बांटा गया है। ग्रैप स्टेज 1 201 से 301 के बीच में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI होने पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 201 से 300 के बीच होगा तो ग्रैप 1 लागू हो जाएगा। ग्रैप 2 कब लागू होगा? जब AQI 301 से 400 के बीच में होगा। इसी तरह ग्रैप 3 लागू हो जाएगा जब AQI 401 से 450 के बीच में हो जाएगा। और ग्रैप 4 लागू होगा, ग्रैप स्टेज 4 लागू होगा जब AQI 450 से अधिक हो जाएगा। तो AQI 484 दर्ज किया गया और ग्रैप स्टेज 4 दिल्ली में लागू कर दिया गया। आज की वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपनी पंचवर्षीय 10 सूत्रीय कार्य योजना, यहाँ कीवर्ड है पंचवर्षीय 10 सूत्रीय कार्य योजना को मंजूरी दी है? तो इटली के साथ। इस बारे में जान लेते हैं। भारत और इटली ने अपनी द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को गति देने के लिए पंचवर्षीय 10 सूत्रीय योजना को मंजूरी दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच सोमवार 18 नवंबर को हुए द्विपक्षीय बैठक में भारत इटली रणनीतिक साझेदारी 2025-29 को मंजूरी दी गई। भारत इटली रणनीतिक कार्य योजना साझेदारी नहीं कार्य योजना, भारत इटली रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 को मंजूरी दी गई। इस कार्य योजना में राजनीतिक, रक्षा एवं सुरक्षा, कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग, नवान्वेषण, अंतरिक्ष और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने की रूपरेखा शामिल है। मतलब राजनीतिक, रक्षा एवं सुरक्षा, कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग, नवान्वेषण, अंतरिक्ष और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने की रूपरेखा शामिल है इस कार्य योजना में। आज इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों की किस स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी पर नाडा ने डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया? तो नाडा ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं? तो इसका उत्तर है वीके विस्मया। वीके विस्मया पर नाडा ने अस्थायी तौर पर डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद में प्रतिबंध लगा दिया है। 2018 के जकार्ता खेलों में भारत को 4x400 मीटर रिले, महिला रिले का स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली वीके विस्मया डोप टेस्ट में फंस गई है और जिस कारण से नाडा ने उन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। नाडा ने कुछ समय पहले वीके विस्मया का आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट लिया था जिसके सैंपल में स्टिमुलेंट क्लोमिफेन पाया गया। मतलब उनके जो सैंपल लिया था नाडा ने, उसमें क्लोमिफेन पाया गया था। क्लोमिफेन एक स्टिमुलेंट है, तो वो पाया गया था। हांगझोउ एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता शॉट पुटर किरण बालियान के पश्चात डोप टेस्ट में फंसने वाली दूसरी बड़ी भारतीय एथलीट है। ये जो है वीके विस्मया, जो है हांगझोउ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली शॉट पुटर किरण बालियान के पश्चात डोप टेस्ट में फंसने वाली दूसरी बड़ी भारतीय एथलीट है। और विस्मया ने ये जो स्टिमुलेंट लिया था क्लोमिफेन, ये दवा के रूप में लिया था, किन परिस्थितियों में लिया था ये हम उनको जानने की आवश्यकता नहीं है। हम बस उनके जो किए गए फैसले हैं उसको सम्मान कर सकते हैं, उनके समर्थन, एक भारतीय के रूप में उनका समर्थन कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग मेटा यानी फेसबुक के बारे में, जिस पर भी हाल ही में जुर्माना लगाया गया है। तो भारत में सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर किसके द्वारा 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, किसके द्वारा?
तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के द्वारा। इस बारे में आगे बात करते हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सोमवार 18 नवंबर को मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 2021 में व्हाट्सएप की निजता नीति अद्यतन के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया है। किस लिए लगाया गया है? तो व्हाट्सएप के निजता नीति अद्यतन के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा लगाया गया है। 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि मेटा ने कहा है कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उस पर लगाए गए फैसले से असहमत है और इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रहा है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेघा की, जिसका उपयोग शहरी प्रबंधन में किया जाएगा। तो कृत्रिम मेघा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रही प्रौद्योगिकी कंपनी वैलियंस सॉल्यूशन ने सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत बनाने और स्मार्ट तरीके से शहरी प्रबंधन के लिए एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मंच सिविक आई पेश किया है। तो सिविक आई क्या है? तो एआई आधारित मंच है जो सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और स्मार्ट तरीके से शहरी प्रबंधन करेगा। और इसको किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वैलियंस सॉल्यूशन द्वारा लॉन्च किया गया है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि गूगल क्लाउड मंच पर बना सिविक आई। किस मंच पर बना है सिविक आई? तो गूगल क्लाउड मंच पर बना सिविक आई शहरी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर आंकड़े और वास्तविक समय पर निगरानी को एकीकृत करता है। और शुरुआत में इसका प्रयोग प्रायोगिक तौर पर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरों में किया जाएगा। तो यहाँ जानने योग्य बात है कि वैलियंस सॉल्यूशन ने सिविक आई पेश किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और जो सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत बनाने और स्मार्ट तरीके से शहरी प्रबंधन के लिए इसका यूज किया जाएगा। ये गूगल क्लाउड मंच पर है और सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर इसका उपयोग उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरों में किया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत में पहली बार एंटीबायोटिक को लॉन्च किया गया है, स्वदेशी एंटीबायोटिक को लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक, इंडिजिनस एंटीबायोटिक कौन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो नेफ्रिथोमाइसिन है भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक वो है जो जीवाणु बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, बैक्टीरिया से जो रोग होता है उससे लड़ने में हमारी मदद करता है। तो हाल ही में भारत ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर से निपटने के उद्देश्य से भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक इंडिजेनस एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन लॉन्च की है। तो अब माइक्रोबियल क्या है? तो माइक्रोब जो होते हैं वो जनरली जो है इतने छोटे होते हैं, साधारण भाषा में हम समझते हैं कि माइक्रोब इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो माइक्रोब कहते हैं। और एंटीबायोटिक वो है जो जीवाणु या बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करता है, उससे जो रोग होता है उससे लड़ने में हमारी मदद करता है, जैसे टीबी हो गया या और कुछ हो गया, उससे लड़ने में हमारी मदद करता है। जैसे जीवाणु से संबंधित कुछ रोग हैं, जैसे टीबी है, लेप्रोसी है, कलरा है, ये सब जो है वो जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब नेफ्रिथोमाइसिन को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC के सहयोग से विकसित किया गया है। तो किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC के सहयोग से विकसित किया गया है। वाकहार्ट द्वारा इसे मिकनॉफ ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा या विपणन किया जाएगा। तो इसे विराट के साथ विकसित किया गया है और मिकनॉफ ब्रांड के नाम से इसका विपणन किया जाएगा। इसे सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु जनित निमोनिया CABP
के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो नेफ्रिथोमाइसिन है वो मेनली निमोनिया के विरुद्ध कारगर होगा। निमोनिया के विरुद्ध इसे उपचार के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जैसे दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह लॉन्च विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर के अवसर पर हो रहा है, जिसका विषय है एक साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकना। यह लॉन्च विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर के अवसर पर हो रहा है, जिसका विषय है एक साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकना। तो इस पॉइंट के साथ एक क्वेश्चन और जुड़ गया कि विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो 18 से 24 नवंबर को मनाया गया। इसका विषय क्या है? तो एक साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकना। तो इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी इंडिजेनस एंटीबायोटिक लॉन्च किया गया जिसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया, इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की सहायता से विकसित किया गया है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हो गया, मिकनॉफ ब्रांड के नाम से इसका विपणन किया जाएगा, इसे बेचा जाएगा। चौथा पॉइंट इसे निमोनिया के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है, विकसित किया गया है। सामुदायिक अधिकृत जीवाणुजनित निमोनिया के लिए चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये हो गया कि विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? तो 18 से 24 नवंबर 2024 को मनाया गया, जिसका विषय है एक साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकना।